निहारिका, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निहारिका जानती है ये संभव नहीं है, फिर भी उसे विजय की बातें अच्छी लग रही थी। आज विजय को सुनने का मन कर रहा था। निहारिका जी, एक अनजान युवक ने आवाज दी। निहारिका ने पलट कर देखा तो अच्छी कद काठी वाला एक सुदर्शन युवक उसके पीछे खड़ा था। जी कहिए, घबराते हुए मर्म स्वर में निहारिका उस युवक से बोली। निहारिका के भीतर एक खलबली मची हुई थी कि इस अनजान युवक ने मुझे क्यों आवाज दी। उससे भी ज्यादा असमंजस इस बात की थी कि यह युवक मेरा नाम कैसे जानता है। उस युवक ने निहारिका से गेट के एक तरफ होने का आग्रह किया और खुद उस तरफ बढ़ गया। निहारिका भी उसके साथ साथ बैंक के कॉरिडोर के उस हिस्से में आ गई जहां अमूमन कम चहल पहल होती है। मेरा नाम विजय है, वह युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। मैं इसी बैंक में काम करता हूँ, इसलिए आपका नाम, पता, घर सब जानता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। निहारिका बोली। जी कहिए, क्या बात है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। आपको पहली बार देख रही हूँ, निहारिका ने विनम्रता से कहा। विजय बोला, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने इस बैंक में खाता खुलवाया है। इतना ही नहीं, मैं उस जगह भी नियमित जाता हूँ जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है, बल्कि वहाँ से रोज आपके ऑटो के पीछे पीछे आपके घर तक आना जाना भी मेरी दिनचर्या में शामिल है। विजय के मुंह से ये सब सुनकर निहारिका आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आता है, परंतु इतने लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसका मुझे किसी तरह से कोई परेशान नहीं करना निहारिका को भा गया। निहारिका को लगा कि यह नौजवान सामान्य लड़कों जैसा नहीं है। अभी तक की बातचीत में भी वह उसे सभ्य और समझदार ही लगा। विजय के इसी निश्चल प्रेम को देखकर वह शांत रहती है और बड़े सरल भाव से उससे कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। विजय कहता है, निहारिका जी, मैं बिना लाग लपेट के अपनी बात सीधे सीधे आपसे कहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या। निहारिका एकटक विजय को देखती रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा। हाँ, उसके कपोलों पर रक्तम आभा छा जाती है, नजरें झुक जाती है और हृदय की गति बढ़ जाती है। वह विजय से कुछ नहीं बोल पाती। उसके होंठ जैसे बर्फ की तरह जम गए हों। बिन कुछ कहे वह चुपचाप बैंक के गेट की तरफ आगे बढ़ती है। मौसम में हल्की ठंडक होने के बाद भी वह दुपट्टे से माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछती हुई पैदल ही घर की तरफ चल देती है। चलते चलते उसे मधुर याद आती है। उसकी वही चुलबुली सहेली जिसके साथ वह इस बैंक में पहली बार एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हेतु कोचिंग की फीस जमा करने के लिए पैसे निकालने आई थी। पैसे निकालने के बाद जब निहारिका चलने लगती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा है, पर वह ध्यान नहीं देती। उसकी सहेली मधुर चुटकी लेते हुए बोलती है, सुन निहारिका, वो लड़का थोड़ा सा और लंबा होता तो मेरे लायक था, लेकिन ये तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। निहारिका नजरें उठाकर भी नहीं देखती, पर मन मन मुस्कुराती है। सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंसते हुए बातों को हवा में उड़ाकर चल देती है। क्या मधुर ने उस समय इसी विजय का जिक्र किया था। वह अपने सिर को हल्के से झटकती है, मानो विजय और उसकी बातों को भूल जाना चाहती हो। वह याद करती है उन दिनों को जब वह बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमसीए करने का इरादा था, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी और 6 भाई बहन होने की वजह से उसके माता पिता पर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक था, इसलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से पैसे नहीं लेना चाहती थी। पढ़ाई के साथ साथ निहारिका ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन से मिले पैसों को वह हर महीने बैंक में जमा कर देती थी। बैंक उसके घर से नजदीक ही था। निहारिका बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद हर महीने की तरह निहारिका इस महीने भी ट्यूशन से मिले पैसे जमा करने आई थी। तभी इस अनजान युवक विजय से मुलाकात होती है। उसकी याद आते ही निहारिका का हृदय बिजली की गति से धड़कने लगता है। चलते चलते उसने फैसला किया कि विजय के बारे में माँ को जरूर बताएगी। घर पहुंचकर निहारिका माँ को सारी बात बता देती है। माँ पापा को सब बता देती हैं। पापा बोलते हैं, लड़का ब्राह्मण है लेकिन चौबे है। दुबे चौबे में हमारे यहाँ शादी नहीं होती, फिर भी चलो चलकर लड़के को देख आते हैं। निहारिका के साथ दोनों लोग बैंक जाते हैं। दूर से ही विजय को देखकर घर वापस आ जाते हैं। पापा एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और बड़े दबे हुए स्वर में कहते हैं, लड़का तो अच्छा है, परंतु पिताजी नहीं मानेंगे, बहुत ही जिद्दी हैं।
गांव की पूरी संपत्ति उठाकर किसी और के नाम कर देंगे, मारपीट करेंगे, घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे, बिरादरी से भी बाहर निकाल देंगे। इससे हमारे और बच्चों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। 1 महीने बाद फिर निहारिका बैंक जाती है। पहुंचते ही विजय निहारिका को रोक लेता है, जैसे वो निहारिका का पहले से ही इंतजार कर रहा हो। निहारिका, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विजय, समझने की कोशिश करिए, कोई फायदा नहीं, मेरी शादी आपसे नहीं हो सकती। ठीक है, हम कहीं और बैठकर थोड़ी देर बात तो कर सकते हैं। ओके, बोलकर निहारिका घर वापस आ जाती है। माँ, विजय ने आज मुझे फिर रोका, कहता है कुछ देर कहीं और बैठकर मुझसे बात करना चाहता है। बोलो माँ, मैं क्या करूँ? उसका निश्चल प्रेम देखकर मैं सख्ती से बोल भी नहीं पाती। माँ, क्या कोई किसी से इतना निश्चल प्रेम कर सकता है? वह 3 साल से मेरा पीछा कर रहा है, फिर भी कभी मुझे परेशान नहीं किया, कानों कान भनक भी नहीं लगने दी। वरना आजकल के लड़के क्या क्या नहीं करते हैं, परेशान भी करते हैं और अभद्र टिप्पणी भी, इनकार करने पर बदनाम करने या हासिल करने के 1000 हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन विजय ने मुझे 3 साल के बाद प्रपोज किया। माँ, क्या कोई लड़का इतना भी शरीफ हो सकता है? माँ मुस्कुराते हुए कहती है, जाओ, जाकर थोड़ी देर बात कर लो। निहारिका माँ के चेहरे को देखती ही रह जाती है। समझती है विजय सभी को पसंद है, परंतु दादाजी की वजह से हाँ नहीं कह पा रहे हैं। निहारिका भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे माँ पापा को कोई तकलीफ हो। अगले दिन निहारिका विजय से मिलने जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। विजय कोल्ड ड्रिंक मंगाता है। निहारिका, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निहारिका जानती है ये संभव नहीं है, फिर भी उसे विजय की बातें अच्छी लग रही थी। आज विजय को सुनने का मन कर रहा था, परंतु अपने आप को संभालते हुए निहारिका कहती है, आप ब्राह्मण हैं, फिर भी हमारी शादी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ दुबे चौबे में शादी नहीं होती। मेरे दादाजी नहीं मानेंगे। मुझे एक बार अपने पापा से मिलवा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कभी तुम्हारी गली में कदम नहीं रखूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा, कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। निहारिका जानती थी कोई फायदा नहीं होगा, पापा कभी भी दादाजी के खिलाफ नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। निहारिका भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे आगे चलकर माँ पापा और उसके भाई बहन को कोई परेशानी हो। नहीं विजय, हमारी शादी नहीं हो सकती, आप मुझे भूल जाएं, इसी में हम सब की भलाई है। विजय का उदास चेहरा देखकर निहारिका भी उदास हो जाती है और दुखी मन से घर वापस आ जाती है। आज सारी रात निहारिका को नींद नहीं आती, शायद उसे भी विजय से प्यार हो गया था। पूरी रात करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। सूरज धूप की चादर ओढ़ चुका था। निहारिका उठी, उसने विजय को भुलाने का प्रयत्न करते हुए अपने रोज के कामों में लग गई। 1 महीने के बाद फिर निहारिका बैंक गई। आज नजरें विजय को ही ढूंढ रही थी, लेकिन विजय कहीं भी दिखाई नहीं दिया। निहारिका से रहा नहीं गया, उसने बैंक के कर्मचारियों से पूछा, आज विजय जी नहीं आए हैं? जी, विजय जी का स्थानांतरण हो गया है। उसने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? जी, दिल्ली, इंडियन ओवरसीज बैंक में। अब वे प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गए हैं। निहारिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, कहीं पलकों से मोती न ढुलक जाएं। सहसा उसने अपने आप को संभाला और मन ही मन कहने लगी, उसने मुझे बताया भी नहीं, बिना बताए ही चला गया। वैसे ठीक ही किया विजय ने, अगर बता देता तो शायद मैं कमजोर पड़ जाती। सोचते सोचते निहारिका के अधरों पर मुस्कान आ गई। विजय ने अपना वादा पूरा किया। वह मुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। आज निहारिका को विजय पर गर्व हो रहा था। निहारिका विजय के प्रेम को हमेशा के लिए दिल के एक कोने में संजो कर रख लेती है और एमसीए की तैयारी में जुट जाती है।